नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के जो केसेस होते हैं, उनका निपटान आखिर किस रास्ते से किया जाए, कैसे किया जाए और क्या करना बेहतर होगा और मेरे केस में मेरे द्वारा कुल कितने रुपए का भुगतान किया गया, कितने वर्ष चला और क्या फैक्ट्स से इस पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ इतना है कि आपकी एक समझ बन सके कि आखिर अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या केस की एंडिंग्स हो सकती हैं और किस प्रकार आपको फ़ायदा मिल सकता है और किस प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है। सिर्फ़ इन बातों को समझाने का उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से है और इसका कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर मैट्रिमोनियल केसेस के जो डिस्प्यूट्स हैं, उनका निपटान कैसे किया जाए। जैसे हम किसी के भी साथ में अगर ये समस्या स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम कोर्ट में केस कर देंगे और चाहे वो लड़का पक्ष हो, चाहे वो लड़की पक्ष हो, दोनों के दिमाग में, दोनों के परिवारजनों के ख़्याल में यही आता है कि हम तो केस कर देंगे और फांसी चढ़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही ब्लंटली और बहुत ही ओपनली बोलने वाला हूँ कि मैट्रिमोनियल केसेस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें कहीं पे भी, किसी भी स्तर पे आप चले जाइए, चाहे जितना भी आप कुछ भी आप अपने फैक्ट्स में लिखवा दीजिए, अब चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फांसी किसी को नहीं होती है इतनी आसानी से। तो ये सब दिमाग का भ्रम है कि हम किसी को फांसी चढ़वा देंगे, फांसी लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाहे लड़का पक्ष वाला लड़की को पक्ष को निपटा देगा या लड़की पक्ष वाला लड़के पक्ष को निपटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत रेयर केसेस होते हैं, जिनमें जब किसी की मृत्यु वगैरह हो जाती है, कुछ वैसे केसेस होते हैं, तो भले ये कोर्ट इतना स्ट्रिक्ट होकर के एक्शन लेती है, वरना मैट्रिमोनियल केसेस में बहुत ज़्यादा इस तरीके से एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। और आप सबके दिमाग में ये बात बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर कहीं से भी आपका केस कोर्ट के स्तर तक का पहुंचा, तो आप मिनिमम मान के चलिए कम से कम 5 से 10 साल तो आपको लड़ते-लड़ते केवल और केवल यही सिद्ध करने में लग जाएगा कि क्या केस की फाइंडिंग्स थीं और क्या नहीं थीं, बस केवल इतना ही साबित करने में आपके 5 से 10 साल चले जाएँगे। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इसके निस्तारण के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आप उस मध्यस्थ को ढूँढिए, जिस मध्यस्थ ने आपका विवाह कराया था, जिसने आपकी शादी कराई थी। अगर वो मध्यस्थ पीछे हट रहा है, तो भी कुछ परिवार में कुछ ऐसे वरिष्ठ जन ज़रूर होते हैं, हर किसी के परिवार में, जो कहीं न कहीं अभी भी, आज के समय में भी ऐसी समस्याओं के निपटारे में अपनी भूमिका जो है, वो बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स को ढूँढिए कि जो दोनों आपसी तरफ से दोनों लोगों को बैठा सकें, दोनों की बात करा सकें, दोनों लोग बैठ कर के बात करें कि अगर दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं, दोनों पति-पत्नी एक साथ रह सकते हो, तो उसको बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करें और अगर नहीं रह सकते हैं, मान लीजिए कि अगर समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उनका अब निस्तारण करना ही बहुत मुश्किल हो चुका है, तो उसके लिए भी एक सबसे बेहतर रास्ता यही है कि एक कम से कम एक विकल्प पे पहुँचिए, तो कम से कम एक समझौते पे पहुँचिए कि हाँ, हमें भई जीवन नहीं जीना है साथ में और हम इस शर्तों पे हम दोनों अलग होना चाहते हैं और हमको और किसी से कोई समस्या नहीं है, हम अपना ज़िंदगी जिएँगे और आप अपना ज़िंदगी जिए। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, तब तो आप अपनी ज़िंदगी का निपटारा कर सकेंगे और अगर आप ये सोचेंगे हम उनको फांसी चढ़वा देंगे, कोर्ट से हम उनको सज़ा दिलवा देंगे, तो कोर्ट से सज़ा मैट्रिमोनियल केसेज़ में 10 साल के अंदर-अंदर किसी को नहीं होने वाली और अगर आपने सोच रखा है कि नहीं हम तो 20 साल तक लड़ेंगे, तो कहना आसान होता है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब 2, 4, 5 साल जब जीता है ना आदमी, लड़ता है, तो उसके बाद में जब परिवार टूट जाते हैं, तो मैट्रिमोनियल केसेज़ में आप चाहे जितने भी मुकदमे देख लीजिए, मैक्सिमम केसेज़ में 90% केसेज़ में ये मेरी स्टडी है और ये मेरा अनुभव है। मैं उस आधार पे बता रहा हूँ कि या तो लड़का पक्ष टूट जाता है या लड़की पक्ष टूट जाती है। मैट्रिमोनियल केसेज़ में कभी भी अंत का निर्णय वहाँ से कोर्ट से नहीं निकल पाता है। बहुत ही रेयर केसेज़ होते हैं, जिनमें अंतिम परिणाम तक का पहुँचता है, लेकिन उसमें भी कुछ हासिल किसी को कुछ नहीं होता। उसमें भी बस यही होता है कि हम तो केस इस स्तर तक का ले आए। अपने अनुभवों से अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैट्रिमोनियल केसेस के डिस्प्यूट्स जो हैं, आप बेहतर होगा कि आप अपने फैमिली के आपसी सामंजस्य से आपस में बैठ कर के इस तरीके से निकालिए कि या तो अगर आप जीवन जी सकते हैं साथ में तो बहुत अच्छा, उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है और अगर आप साथ नहीं जी सकते हैं और आप लोगों को बेहतर ये लगता है कि हमें अलग होना जो हो जाना चाहिए,
तो आप अलग हो जाइए और जो भी शर्तें हैं आपकी उनको आप कोर्ट के समक्ष पेश कर दीजिए कि हम इन शर्तों के आधार पे हम अलग होना चाहते हैं और अपना रास्ता चुन लीजिए। तो सबसे बेहतर विकल्प यही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मैंने कितने रुपए दिए। तो थोड़ा-सा सवाल कठिन है ये मेरे लिए, लेकिन फिर भी अब जब सब कुछ ओपन ही किया है तो मैं ये भी ओपन कर देता हूँ कि मेरा समझौता 5,75,000 रुपए में हो पाया था। हालाँकि पहले ये समझौता लगभग साढ़े 5 लाख रुपए में हो रहा था, लेकिन लड़की पक्ष ने कहा कि नहीं, हमें 25,000 रुपए और चाहिए कोर्ट केसेस के लिए और वकील के खर्चे हर्जाने के लिए। तो मेरी तरफ से 25,000 का भुगतान और किया गया, तो अंतिम में ये समझौता 5,75,000 रुपए में हो पाया। अब यहाँ आपको मैं भी ये बता दूँ कि मेरी भी सोच यही थी कि मैं तो उनको सज़ा दिलवा के रहूँगा, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है मैं उनको छोड़ूँगा नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि जब 4 साढ़े 4 साल मैंने मुकदमा लड़ा, तो भागते-भागते सरकारी नौकरी करते-करते और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, न्यायपालिका की स्थिति देखते हुए, तो टूट गया मैं भी। और जब अपने परिवार देखिए, आप अकेले हों तो आप अपना जीवन किसी भी प्रकार व्यतीत कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके परिवार में आपके माँ-बाप, भाई-बहन और सब हर किसी का जीवन आपसे जुड़ा हुआ हो और कहीं न कहीं आपकी वजह से उनके जीवन सफ़र करने लग जाए, तो कहीं न कहीं आपको फिर एक बार टूटना पड़ता है। तो शायद यही मेरे साथ भी हुआ। तो मेरे पिता और मेरी माँ, हर कोई बहुत ही पीड़ित था, मेरा भाई-बहन सब लोग बहुत परेशान थे। तो अंत में जाकर के एक रिलेटिव के माध्यम से मेरा ये समझौता किसी माध्यम से हो पाया। हालाँकि मैं अंत में भी मैं राज़ी नहीं था, किसी भी तरीके से मैं पैसा देने को तैयार नहीं था, लेकिन परिवार के सामने मुझे भी टूटना पड़ा और अंत में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है मेरा 5,75,000 में हो पाया। हालाँकि ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट था 5,75,000, ये मैंने दिया कोर्ट के माध्यम से ही। लेकिन हाँ, ये था कि पहले जो माँग उनकी लड़की पक्ष की थी कि हम तो 25 लाख रुपए लेंगे तभी छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, साढ़े 4 साल में मैंने उनकी भी अकड़ उनकी इतनी ज़रूर निकाल दी कि हाँ, आप पैसा तो नहीं ले पाएँगे। अगर आपने जो झूठ लिखवाया है मेरे लिए और जो मैंने नहीं किया, तो फिर मैं पैसा तो नहीं दूँगा। लेकिन हाँ, 5 साढ़े 5 लाख रुपए मुझे अंत में ये 5,75,000 रुपए ज़रूर देने पड़े। वो भी इसलिए देने पड़े क्योंकि मुझे अपने परिवार को, एक तरफ मेरा परिवार था और एक तरफ मेरी ज़िंदगी थी और दूसरी तरफ शायद कोर्ट कचहरी थी। तो मुझे लगा कि शायद यही एक बेहतर विकल्प होगा। तो कई वरिष्ठजनों और कई मेरे मित्रगणों के समझाने पर मैंने जो है इस विकल्प को चुना। अब आप सभी को बताता चलूँ कि मेरे केस के क्या फाइंडिंग्स थे और क्या फैक्ट्स थे। तो मेरे ऊपर जो सबसे पहले एफआईआर हुई वो 498 ए, 504, 506 और 323, ये एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें मेरे परिवारीजनों के नाम सम्मिलित थे। और उसमें एक घटनाक्रम का ज़िक्र किया गया कि इस उक्त तिथि को आप सभी लोग जो हैं मतलब लड़की पक्ष के घर पे गए और आपने उनको मारा-पीटा और उनके यहाँ पे कुछ लाख रुपए रखे हुए थे और वो लाख रुपए आप उठा करके लेके चले आए और उनको धमकाया, गाली-गलौज की और इस तरह से मारपीट की। और उन्होंने उसका एक मेडिकल भी, फर्जी मेडिकल भी सरकारी अस्पताल के माध्यम से करवा रखा था। तो जब इसकी गहन जाँच हुई तो मैंने वही वीडियो जो आपके समक्ष जो पूर्व में मैं आपको प्रेषित किया है, उसी के संबंध में मैंने एसपी से मिला मैं और मैंने अपना पूरा प्रार्थना पत्र दिया कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और मेरे मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जाएँ, मेरे खाते जो हैं वो मतलब खातों की जाँच की जाए कि क्या कभी कितना पैसा मेरे खाते में ट्रांज़ैक्शन हुआ, किसी भी प्रकार से पैसा जमा हुआ या निकाला गया किसी भी प्रकार से। और अपोज़िट पार्टी के भी अगर उन्होंने मुझे इतने लाख रुपए दिए या मैं उनके इतने लाख रुपए लूट के लेके चला आया, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए आखिर उनके पास इतने रुपए आए कहाँ से। तो इन सब की जब जाँच हुई तो उसमें मेरे परिवारीजनों के नाम हटा दिए गए और क्योंकि उनकी कोई भी भूमिका उसमें सम्मिलित नहीं थी और वो घटनाक्रम झूठा पाया गया। और उसमें भी सभी लोगों के बयान दर्ज हुए, मेरे मोहल्ले वासियों के बयान दर्ज हुए। अपोज़िट पार्टी की तरफ से मात्र उन परिवारजनों के उनके बयान थे और कोई भी इंडिपेंडेंट बयान नहीं था। लेकिन मेरी ओर से सारे इंडिपेंडेंट बयान थे। पड़ोसियों के बयान थे, कुछ हमारे परिवार के लोगों के बयान थे, जिनके आधार पे पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुँची कि हाँ, ये घटनाक्रम मारपीट वाला और ये वाला सब जो है, ये झूठा है। मेरे ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ 498 ए की एक सिंगल चार्जशीट लगाई गई जिसको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इस आधार पर कि पति को जो है वो इस धारा से रिलैक्सेशन पुलिस के स्तर से नहीं मिल सकता है। इस वजह से मात्र जो है 498 ए की धारा जो है वो मेरे ऊपर लगा कर के चार्जशीट अवश्य भेजी गई थी।
फिर अगला मुझसे 125 सेक्शन के अंतर्गत जो है मुझसे जो है भरण-पोषण के लिए जो है गुजारा भत्ता की माँग की गई थी और उसमें लगभग मान के चलिए कि 20-25 लाख रुपए की माँग की गई थी कि मानसिक, शारीरिक शोषण और मासिक खर्चे के लिए मुझे इतना रुपया चाहिए और मेरी आमदनी लाखों रुपए में हर महीने है। इस प्रकार से माँग की गई थी, जिसको लगभग 1 डेढ़ साल बाद मुकदमा लड़ते-लड़ते और जब मैंने सारे फैक्ट्स कोर्ट के समक्ष पेश किए, मैंने क्या मेरे वकील के माध्यम से, तो उसमें ये पाया गया कि वो सरकारी नौकरी कर रही हैं। तो सरकारी नौकरी करने के कारण जो कि उन्होंने कोर्ट से ये भी तथ्य छुपाए हुए थे, जिस कारण से उनका ये वाद जो है वो ख़ारिज कर दिया गया और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी साढ़े 4 सालों में कोई भी हर्जाना और किसी प्रकार का गुजारा भत्ता देने पे कोर्ट ने सहमति नहीं ज़ाहिर की। फिर मेरे ऊपर जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक केस किया गया था, जिसमें मेरे सभी परिवारीजनों और मेरे खिलाफ़ जो है डोमेस्टिक वायलेंस करने का आरोप लगाते हुए एक वाद दाखिल किया गया था कोर्ट में, जिसकी भी जाँच की गई और जिसमें कहीं से भी मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए इन साढ़े 4 सालों में। फिर मेरे स्वयं के द्वारा भी सेक्शन 9 का केस, यानी मैं उनको लाना चाहता हूँ, इसका एक ऐसा केस जो है वो कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसमें मुझे सेक्शन 9 के अंतर्गत जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था कि वो मेरे साथ आकर के रहें, लेकिन वो मेरे साथ आकर रहने को राज़ी नहीं थीं, जिस कारण से एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ मेरे पक्ष में। तो ये कुछ मेरे केस की फाइंडिंग्स थे, जिसके आधार पे मैंने अपना सारा मुकदमा लड़ा और साढ़े 4 साल, 5 साल बीतने के बाद में मुझे अंतिम में ये कहूँ कि शायद हार मानकर के तो नहीं कह सकता क्योंकि हारा तो नहीं था। लेकिन हाँ, अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए मुझे ये निष्कर्ष पे ज़रूर पहुँचना पड़ा कि शायद अब मुझे जो है इसको रोक देना चाहिए और जो भी सेटलमेंट बड़े कर रहे हैं, ठीक है, मैं उतना अमाउंट दे कर के अपनी ज़िंदगी को चुनने का प्रयास करता हूँ। इस पूरी यात्रा में समझ लीजिए 4 से साढ़े 4 साल की यात्रा में मुझे कई ऐसे एडवोकेट साथी मिले, कई ऐसे लॉयर्स मिले जिन्होंने आज मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। तो और मैं उनको बड़ा सम्मान भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बेहतर विकल्प दिखाया, जिनमें कुछ साथी मेरे लोअर सेक्शन कोर्ट के थे, कुछ हाई कोर्ट के थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थे। तो उन्होंने मेरा बड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने हर एक स्तर पे जाकर के मेरी मदद की। तो अंत में मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि मैट्रिमोनियल केसेस का निपटान अगर आपको करना है तो कोशिश कीजिए कि अगर परिवार के बीच बैठ कर के आपसी सहमति से अगर उसका निष्कर्ष निकल सकता है, तो शायद उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कुछ आपकी समस्याएँ हैं, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उस विषय पे अगला वीडियो आपके समक्ष पेश कर सकूँ।